हेलो विकास, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और सभी लोग को मैसेज तो होगा ही। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं सेकंड पेपर का तीन क्या बोलो 4 यूनिट एक साथ लेकर चल रहे हैं। सेकंड पेपर का 4 यूनिट एक ही साथ लेकर चल रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर, कानून एवं व्यवस्था का प्रशासन प्लस लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, ये 3 यूनिट हम लोग एक साथ लेकर के आज क्लास शुरू कर रहे हैं। ठीक है ना। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का आप लोगों को अभी 4 दिसंबर तक तो क्लास 11 बजे 11:30 बजे ही होगा। ठीक है ना, फिर शेड्यूल कुछ चेंज होगा। ठीक है ना। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ एंड ऑर्डर, ये 3 यूनिट एक साथ लेकर के, यानी 4 यूनिट एक साथ लेकर के हम लोग चल रहे हैं। मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीजें इसमें नया पढ़ाना है। ठीक है ना। बहुत सारी चीजें आप लोगों को नया भी पढ़ना। अनुज गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जैसे बहुत सारी चीजें नया भी करना। नीतीश गुड मॉर्निंग। सभी लोग आ गए। नीतीश पर्व हो गया ना, छठ पर्व, बहुत अच्छे से। चलिए, ऐसा इसलिए पढ़ते हैं, जैसे आप लोग कहते हैं क्या दिल्ली पूर्ण राज्य है? दिल्ली क्या पूर्ण राज्य है? पूर्ण राज्य की मांग दिल्ली में की जा रही है, लेकिन दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, क्योंकि दिल्ली के पास विकास कार्य तो है, लेकिन दिल्ली के पास नियामकी कार्य नहीं है। ना वो दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सकता, ना ही दिल्ली का रेवेन्यू कलेक्ट कर सकता। कंफर्म हुआ? भू राजस्व संबंधी बात कर रहा हूं। ये दोनों काम दिल्ली सरकार के पास नहीं किया गया। तो कोई भी डिस्ट्रिक्ट, कोई भी जिला, एक जिले में डीएम 2 तरीके का कार्य करता है। एक जिले में डीएम 2 तरीके का कार्य करता है। एक डीएम का नियामकी कार्य होता है, रेगुलेटरी वर्क, नियामकी कार्य। तो दूसरा जिले का डीएम विकास कार्य भी देखता है, दूसरा कार्य करता है विकास। एक जिलाधिकारी आपके डिस्ट्रिक्ट में 2 तरीके का कार्य करता है। वह जिले का नियामकी कार्य भी देखता है और वह जिले का विकास कार्य भी देखता है। जिले में जितना विकासी कार्य होगा वो सब डीएम की देखरेख में होता है, और जिले का नियामकी कार्य यानी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, यह भी डीएम के देखरेख में ही होता है। क्योंकि 1800 भारतीय पुलिस अधिनियम 1860 कहता है कि कानून एवं व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए अंतिम उत्तरदायी डीएम होगा। एसपी उसके सहयोगी के रूप में कार्य करेगा। कानून एवं व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए अंतिम उत्तरदायी डीएम होगा, एसपी उसके सहयोगी के रूप में कार्य करेगा। इसका मतलब है कि जिले के लॉ एंड ऑर्डर के लिए अल्टीमेट रिस्पांसिबिलिटी डीएम का है। तो अगर अल्टीमेट रिस्पांसिबिलिटी डीएम रखेगा लॉ एंड ऑर्डर के संदर्भ में, तो अल्टीमेट अथॉरिटी भी डीएम ही रखेगा। इसलिए नियामकी कार्य उसी के पास होगा। और दूसरा आता है विकास कार्य। आजादी के बाद सरकार का मुख्य उद्देश्य विकास ही है, और विकास का मतलब हम लोगों ने समग्र विकास पढ़ा था। तो समग्र विकास जैसे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 2 अक्टूबर 1952 को भारत सरकार के द्वारा कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की गई। उसकी समीक्षा करने के लिए हमारे यहां बलवंत राय मेहता कमेटी गठित हुई, और उन्होंने सिफारिश किया था कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को तब तक सफल नहीं बनाया जा सकता जब तक कि उस विकासी कार्य प्रक्रिया में आम जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी ना हो। इसलिए आम जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए
सुनिश्चित करने के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली के गठन की शुरुआत किया। इसका मतलब 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान से त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत हो गया। जब से पंचायती राज प्रणाली भारत में लागू हुआ तब से कलेक्टर को हम लोग विकास अधिकारी के रूप में भी देखा लगे। इसका मतलब नियामकीय कार्य भी करता है और वही व्यक्ति विकास कार्य भी करता है, दोनों यही कार्य करता है। तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब नियामकीय कार्य के रूप में ये क्या काम करेगा, तो शायद अब कंफर्म हो गया कि नियामकीय कार्य के रूप में वो लॉ एंड ऑर्डर को देखता है, लॉ एंड ऑर्डर, और विकास कार्य के रूप में वह लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के देखता है, स्थानीय प्रशासन। जब कलेक्टर का विकास कार्य बोलेंगे तो उसको हम लोग लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में देखते हैं। और इस लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत 2 पार्ट होता है। एक को आप लोग कहते हैं ग्रामीण स्थानीय प्रशासन, ग्रामीण स्थानीय प्रशासन, और दूसरा कहलाता है शहरी स्थानीय प्रशासन। शहरी स्थानीय प्रशासन, ग्रामीण स्थानीय प्रशासन को हम लोग पंचायत बोलते हैं और शहरी स्थानीय प्रशासन को नगरीय निकाय कहा जाता है। पंचायत का संबंध 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से है, तो नगरीय निकाय का संबंध 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से है। इसलिए आपका सिलेबस बना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर, 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। ये आपका कंप्लीट सिलेबस है 4 यूनिट का, और चारों यूनिट हम लोग एक साथ पढ़ने जा रहे हैं। ऐसा क्यों पढ़ने जा रहे हैं, तो पहला तो क्लियर हो गया, क्योंकि एक जिले में एक जिलाधिकारी 2 प्रकार का कार्य करता है, एक नियामकीय कार्य और दूसरा विकास कार्य। जब नियामकीय कार्य की बात करते हैं तो कलेक्टर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है, और जब विकास कार्य की बात करते हैं तो वही लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखता है। और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत 2 पार्ट है, एक ग्रामीण स्थानीय प्रशासन और दूसरा शहरी स्थानीय प्रशासन। ग्रामीण स्थानीय प्रशासन को पंचायत कहते हैं और शहरी स्थानीय प्रशासन को नगरीय निकाय कहा जाता है। पंचायत के लिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 है, तो नगरीय निकाय के लिए 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 है। इसलिए आपके सिलेबस के अनुसार ये पूरा हमारे लिए 1 यूनिट है। सिलेबस के अनुसार तो 4 यूनिट होगा, लेकिन हमको पढ़ना है, आप पढ़ाना है, इसके लिए हम लोग 1 यूनिट बनाया है, ताकि अगर कंबाइन करके नहीं पढ़ेंगे तो आप लोग आंसर भी नहीं लिख सकते हैं। ये पहला आप लोग उतार लीजिएगा। इस सिलेबस मैंने डिस्कस किया कि इसलिए हम लोग एक साथ पढ़ने जा रहे हैं। जल्दी बोलो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं? मनोज, नीतीश, संजय, अनुज, सोनी, सभी लोगों को समझ में आ गया ये हम लोग एक साथ क्यों पढ़ने जा रहे हैं? मुझे लगता है कोई समस्या तो नहीं होगी, कोई समस्या तो नहीं होगी ना। ये एक साथ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब चलो आगे देखा जाए। दूसरा भी कारण है कि हम लोग एक साथ क्यों पढ़ने जा रहे हैं, उसको भी समझा जाए। बना लिए सभी लोग? इसको बना लिए होंगे सभी लोग? बना लिए सभी लोग ना? चलिए अब दूसरा चीज देखा जाए हमारे यहां। अगर आप लोग याद करो, अगर कोई आपसे पूछे कि सरकार कितनी है, हम लोग कहते हैं कि सरकार में हमारे यहाँ एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट है, और आजकल हम लोग एक लोकल गवर्नमेंट भी बोल देते हैं, लोकल गवर्नमेंट। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि प्रशासन की कितनी इकाई है भारत में, हमारे भारत में प्रशासन की 3 इकाइयां हैं। प्रशासन की 3 इकाइयां हैं। एक केंद्र कहते हैं, दूसरा राज्य है
तीसरा जिला है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन की 3 इकाइयां हैं। केंद्र सरकार जो पॉलिसी बनाता है उसको भी इंप्लीमेंट करने का काम जिला का है। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि नई दिल्ली मुख्यालय है तो लखनऊ उसका रीजनल ऑफिस है, और रीजनल ऑफिस के 2 पार्ट मैंने पढ़ाया था। एक को मैंने अटैच्ड ऑफिस बोला था और दूसरे को सबऑर्डिनेट ऑफिस बोला था। यदि लखनऊ अटैच्ड ऑफिस है तो गोरखपुर उसका सबऑर्डिनेट ऑफिस है, बुलंदशहर उसका सबऑर्डिनेट ऑफिस है, एटा उसका सबऑर्डिनेट ऑफिस है। अगर पटना मुख्यालय है यानी रीजनल ऑफिस है तो पटना अटैच्ड ऑफिस है, तो मुजफ्फरपुर जो उसका रीजनल सबऑर्डिनेट ऑफिस है। तो हमारे यहां नई दिल्ली पॉलिसी बनाता है, राज्य लागू करवाता है, तो जिला क्रियान्वयन करता है। तो मैंने क्या पढ़ा था कि सबऑर्डिनेट ऑफिस वह ऑफिस है जो विस्तृत एवं व्यापक रूप में सरकार की नीतियों को लागू करता है। एक्चुअल पॉलिसी जो केंद्र बनाता है उसका इंप्लीमेंटेशन जिले में होता है। और जब हम लोगों ने स्टेट की बात किया था कि स्टेट जो पॉलिसी बनाता है, तो मान लीजिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ मुख्यालय है तो 75 जिला है उत्तर प्रदेश में। इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश के गृह मंत्रालय के अंतर्गत कोई पॉलिसी बनाई तो इंप्लीमेंट करवाएगा डीजीपी, तो इंप्लीमेंट करेगा एसपी। तो एसपी कहां बैठता है? वो भी जिले में बैठता है। वो भी कहां बैठता है? जिले में ही बैठता है। इसका मतलब कुल मिलाकर के जिले में सरकार की नीति का क्रियान्वयन होता है। अगर आपसे पूछे कि जिला क्या है, जिला क्या है, तो जिला वह यूनिट है जहां से नीतियों के निर्धारण का कार्य समाप्त होकर नीतियों के क्रियान्वयन के कार्य को संपन्न किया जाता है। जिला वह यूनिट है जहां से नीतियों के निर्धारण का कार्य समाप्त होकर नीतियों के क्रियान्वयन के कार्य को संपन्न किया जाता है। कुल मिलाकर के जिला क्रियान्वयन की इकाई है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही सरकार की नीतियों का क्रियान्वयन होता है। और जहां क्रियान्वयन होता है तो क्रियान्वयन करने का नाम ही लोक प्रशासन है। इसलिए जिला को कभी हमने सरकार नहीं बोला, जिला को हम लोग प्रशासन बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं, जिला प्रशासन बोलते हैं, क्योंकि सरकार की नीतियों का क्रियान्वयन जिले के स्तर पर होता है। तो कोई पूछे जिला क्या है तो क्या बोलेंगे? जिला वह यूनिट है जहां से नीतियों के निर्धारण का कार्य समाप्त होकर नीतियों के क्रियान्वयन के कार्य को संपन्न किया जाता है। तो जिला एक क्रियान्वयन की इकाई है, इसलिए क्रियान्वयन करने का नाम ही लोक प्रशासन है। इसलिए हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, कभी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट नहीं बोलते हैं। यहां पॉलिसी नहीं बनती है, केवल पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन होता है। दूसरी बात याद करो, हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी नीति की सफलता के लिए जितना महत्वपूर्ण निर्धारण है उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण उसका सफल क्रियान्वयन है। जितना महत्वपूर्ण निर्धारण है उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण उसका सफल क्रियान्वयन है। इसका मतलब किसी भी नीति की सफलता के लिए निर्धारण से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? उसका सफल क्रियान्वयन है। और क्रियान्वयन करने का काम किसको दिया गया? जिला को दिया गया। इसका मतलब अगर एक सक्षम एवं कुशल प्रशासन सरकार को सफलता दिला सकता है तो अकुशल एवं भ्रष्ट प्रशासक सरकार को असफलता भी दिला सकता है। क्योंकि अगर वो ईमानदारी के साथ सरकार की नीति को लागू नहीं करेगा तो सरकार असफल हो जाएगी, और अगर वो ईमानदारी के साथ नीतियों को लागू करता है तो सरकार सफल हो जाएगी। इसका मतलब पूरी मशीनरी डिपेंड करती है जिला पर। जिला सफल तो राज्य सफल, और जिला असफल तो राज्य असफल। इसका कुल मिलाकर के सबसे महत्वपूर्ण इकाई कौन है? तो वो है जिला। कंफर्म रखिएगा। अब चलो समझो, जब इतनी महत्वपूर्ण इकाई जिला है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में प्रत्यक्ष रूप में जिला शब्द का उपयोग कहीं नहीं किया गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को देख लो,
तो आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्ट जिला शब्द का उपयोग कहीं नहीं किया गया है। अनुच्छेद 233 में, अनुच्छेद 233 में जिला जज, डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति के संदर्भ में पहली बार जिला शब्द का उपयोग किया गया। जिला शब्द का उपयोग किया गया। जिला शब्द का उपयोग पहली बार कब हुआ? अनुच्छेद 233 में, ये सब लिख लीजिएगा साइड में। आर्टिकल 233 में डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति के संदर्भ में पहली बार जिला शब्द का उपयोग किया गया। सबसे पहला जिला शब्द आपको कब मिला? अनुच्छेद 233 में डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति के संदर्भ। इसके बाद अनुच्छेद 243 में एक जिला परिषद के संदर्भ में जिला शब्द, जिला परिषद के संदर्भ में जिला शब्द, जिला शब्द एक तो आपको यहां मिला जिला परिषद के संदर्भ में जिला शब्द आपको मिला, और दूसरा अनुच्छेद 243 ZD में डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, जिला नियोजन समिति के संदर्भ में जिला शब्द का उपयोग किया गया। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, जिला नियोजन समिति के संदर्भ में डिस्ट्रिक्ट शब्द का उपयोग किया गया। कुल मिलाकर के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दो बार, एक आर्टिकल 233 में और एक आर्टिकल 243 में डिस्ट्रिक्ट शब्द का उपयोग किया गया, लेकिन दोनों जगह अप्रत्यक्ष रूप से जिला शब्द का उपयोग किया गया। इसका मतलब इतनी महत्वपूर्ण इकाई होने के बावजूद भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्ट्रिक्ट शब्द का उपयोग प्रत्यक्ष रूप में कहीं नहीं किया गया। तो फिर हमें यह जिला शब्द मिला कहां से? तो ध्यान रखिएगा, ये जो हमें जिला शब्द मिला वो कहां से मिला? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी, ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी व्यापार करने जाते थे। कर्मचारी थे, उनका मुख्य उद्देश्य व्यापार करना था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी व्यापार करने के लिए जाते थे, तो उनके व्यापार का एक भौगोलिक एरिया हुआ, ज्योग्राफिकल एरिया हुआ करता था, एक भौगोलिक इकाई हुआ करता था। जब भी कोई व्यापारी व्यापार करने के लिए आता है, वो अपना अपना एरिया डिसाइड कर लेता कि इस एरिया में मैं व्यापार करने जाऊंगा, इसमें आप व्यापार करने जाएं, उसमें आप व्यापार करने जाएं। अभी ठंड का महीना आ गया, दिल्ली में, आपके यहां भी हो सकता है, दिल्ली में कश्मीर से लोग काश्मीरी शाल बेचने के लिए आते हैं। वो पूरा एक जत्था उनका आता है, कहीं पर वो स्टे करते हैं, रात को सब लोग साथ ही रहते हैं। लेकिन जब दिन में वो व्यापार करने जाते हैं, वो हर व्यापारी अपना अपना एरिया डिसाइड कर लिया कि या इस एरिया पर मुझे जाना है, इस एरिया पर आपको जाना, इस एरिया पर आपको जाना है। यही काम वहां भी होता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी व्यापार करते थे। उनके व्यापार का जो एक भौगोलिक इकाई हुआ करता था, उसी ज्योग्राफिकल एरिया को, भौगोलिक इकाई को ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों ने डिस्ट्रिक्ट कहना शुरू कर दिया। तब से हमें डिस्ट्रिक्ट शब्द मिल गया। इसका जिला शब्द की जो उत्पत्ति हुआ है, जो आया है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा दिया गया शब्द है डिस्ट्रिक्ट। कर्मचारी व्यापार करने जाते थे, उनके व्यापार का जो एक भौगोलिक इकाई हुआ करता था, उसी ज्योग्राफिकल एरिया को वो क्या कहना शुरू कर दिए? डिस्ट्रिक्ट कहना शुरू कर दिए। तब से हमारे यहां जिला शब्द आ गया। कंफर्म हो गया। लेकिन विश्व के अन्य देशों में भी जिला है, उसका नाम भिन्न भिन्न हो सकता है। जैसे फ्रांस में इसको डिपार्टमेंट कहते हैं, नेपाल में इसे जिला कहते हैं, थाईलैंड में इसे चीहू कहते हैं। कंफर्म। अमेरिका में इसे कैंटेन कहते हैं, ब्रिटेन में कैंटेन, भिन्न भिन्न देशों में इसका नाम भिन्न भिन्न है।
लेकिन जिला हर जिला है, ऐसा नहीं कि जिला नहीं है, भारत भर में जिला है, नाम अलग अलग हो सकता है। फ्रांस में इसको डिपार्टमेंट बोलते हैं, नेपाल में इसे जिला बोलते हैं, ठीक है ना। अरे बात समझ, और देशों में इसका नाम है, इसका तो जिला है, ठीक है। तो ये सारी चीजों को आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब देखा जाए तो जब प्रशासन की 3 इकाई बना लिए होंगे, जो हमारे यहां प्रशासन की 3 इकाइयां हैं, केंद्र, राज्य और जिला, तो केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा जिन नीतियों का निर्धारण किया जाता है, तो जिले में उसका क्रियान्वयन किया जाता है। जिले में क्रियान्वयन किया जाता है। केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा जिन नीतियों का निर्धारण किया जाता है, उसका सफल क्रियान्वयन कहां किया जाता है? जिले में। जिला किसकी इकाई है? क्रियान्वयन की इकाई। तो जिला क्या है? जिला वह यूनिट है जहां से नीतियों के निर्धारण का कार्य समाप्त होकर नीतियों के क्रियान्वयन के कार्य को संपन्न किया जाता है। इसे क्रियान्वयन करने का नाम ही लोक प्रशासन है, इसलिए इसके नाम के साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लिखा होगा। कभी भी आप लोग डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट नहीं सुनेंगे, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कभी नहीं कहते हैं, इसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बोलेंगे, क्योंकि इसका काम क्या है? क्रियान्वयन करना है। ठीक है, ठीक है ना। अब चलो, अब दूसरा मुद्दा यह है कि इसको हम एक साथ क्यों पढ़ रहे हैं, दूसरा तर्क भी समझना है। तो ये बना लिए होंगे, ये भी ध्यान रखना है। ऐसा केंद्र और राज्य जो पॉलिसी बनाता है उसका क्रियान्वयन कौन करता है? तो बोलो जिला करता है। उसका क्रियान्वयन कौन करेगा? तो बोलो जिला करेगा। ठीक है। अब देखा जाए, अब हम लोग कहते हैं कि हमारे यहां प्रशासन की 3 इकाइयां हैं, केंद्र, राज्य और जिला। केंद्र और राज्य के बीच जो काम राज्यपाल करता है, केंद्र और राज्य के बीच जो काम राज्यपाल करता है, राज्य और जिला के बीच वही काम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करता है। इसका मतलब है संघ और राज्य के बीच जो भूमिका राज्यपाल की है, राज्य और जिले के बीच वही भूमिका डीएम की है। इसका मतलब डीएम इक्विवेलेंट है, डीएम समतुल्य है राज्यपाल के। डीएम किसके इक्विवेलेंट है? राज्यपाल के। इसका मतलब संघ और राज्य के बीच जो भूमिका राज्यपाल की है, वही भूमिका राज्य और जिले के बीच किसकी है? तो बोलोगे डीएम की है। तो एक राज्यपाल कितने ताज पहनता है? सभी लोग जानते हैं कि राज्यपाल 2 ताज पहनता है। एक ताज राज्य में संघ सरकार का प्रतिनिधि है, संघ सरकार का प्रतिनिधि के रूप में ये एक भूमिका है राज्यपाल की। दूसरा, राज्य का संवैधानिक मुखिया के रूप में राज्यपाल, राज्य का संवैधानिक मुखिया। तो यही भूमिका डीएम की भी होगी। तो डीएम जिले में राज्य सरकार का प्रतिनिधि होगा, राज्य सरकार का प्रतिनिधि, और दूसरा जिले का मुखिया
जिले का मुखिया कौन होगा? डीएम होगा। यहां मैंने जिले का संवैधानिक मुखिया नहीं लिखा, पहले ही मैंने क्लियर कर दिया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिस्ट्रिक्ट शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी जिला शब्द का उपयोग प्रत्यक्ष रूप में नहीं किया गया है, इसलिए जिला शब्द संवैधानिक नहीं है, इसलिए जिले का संवैधानिक मुखिया डीएम नहीं होगा, इसलिए मैंने लिखा जिले का मुखिया। जबकि राज्यपाल के संदर्भ में राज्य का संवैधानिक मुखिया लिखा हूं, हेड ऑफ स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरा राज्य में संघ सरकार का रिप्रेजेंटेटिव है। वही भूमिका डीएम की भी है कि डीएम जिले में राज्य सरकार का रिप्रेजेंटेटिव है, तो डीएम जिले में डीएम जिले का मुखिया भी है। इसलिए जो भूमिका संघ और राज्य के बीच राज्यपाल की है, वही भूमिका जिला और राज्य के बीच डीएम की है। जो भूमिका संघ और राज्य के बीच राज्यपाल की, वही भूमिका राज्य और जिले के बीच डीएम की। तो डीएम बराबर राज्यपाल, क्या बोलेंगे कि डीएम इक्विवेलेंट है किसके? राज्यपाल के। डीएम इक्विवेलेंट है राज्यपाल के। कैसे? कुछ पहलू थोड़ा समझो। हमारे यहां डीएम जिले में राज्य सरकार का रिप्रेजेंटेटिव है। डीएम जिले में राज्य सरकार का क्या है? रिप्रेजेंटेटिव। जब डीएम जिले में राज्य सरकार का रिप्रेजेंटेटिव है, तो राज्य सरकार राज्य सूची के विषय पर कार्य करने का अधिकार किसको होगा? तो बोलो राज्य सरकार को होगा। राज्य सरकार का डिस्ट्रिक्ट में प्रतिनिधि कौन है? डिस्ट्रिक्ट में प्रतिनिधि डीएम है। इसका मतलब राज्य सूची के विषय पर काम करने का अधिकार राज्य को दिया गया, और जिले में राज्य सरकार के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में डीएम काम करता है। राज्य सूची के अंतर्गत जितने भी विषय हैं, उस विषय पर जिले में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार डीएम रखता है। अब चलो जल्दी, पंचायत किस सूची का विषय है? तो बोलो राज्य सूची का विषय है। अगर पंचायत एक राज्य सूची का विषय तो काम करने का अधिकार राज्य सरकार को है, तो राज्य सरकार का रिप्रेजेंटेटिव जिले में डीएम है, इसलिए डीएम पंचायतों पर नियंत्रण करेगा। नगरीय निकाय एक राज्य सूची का विषय है, तो नगरीय निकाय पर काम करने का अधिकार राज्य सरकार को है, तो राज्य सरकार का रिप्रेजेंटेटिव जिले में डीएम है, इसलिए डीएम नगरीय निकायों पर नियंत्रण करेगा। कानून एवं व्यवस्था एक राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची के विषय पर काम करने का अधिकार राज्य सरकार को दिया गया, और राज्य सरकार का रिप्रेजेंटेटिव जिले में डीएम है, इसलिए लैंड ऑर्डर के संदर्भ में अल्टीमेट डिसीजन डीएम लेगा। पुलिस प्रशासन एक राज्य सूची का विषय है, और राज्य सूची के विषय पर काम करने का अधिकार राज्य सरकार को दिया गया, और राज्य सरकार का रिप्रेजेंटेटिव जिले में डीएम है, इसलिए पुलिस पर कंट्रोल डीएम का होगा, इसलिए पुलिस पर नियंत्रण डीएम का भी होता है। इसका मतलब, इसलिए हम लोग ये सारे टॉपिक एक साथ लेकर चल रहे हैं, क्योंकि डीएम जिले में राज्य सरकार का रिप्रेजेंटेटिव है, और लैंड ऑर्डर एक राज्य सूची का विषय है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एक राज्य सूची का विषय है, काम करने का अधिकार राज्य सरकार को है, और राज्य सरकार का रिप्रेजेंटेटिव जिले में डीएम है, इसलिए डीएम के देखरेख और डीएम के नियंत्रण में काम तो होगा ही, इसलिए डीएम के साथ मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो डीएम की भूमिका पंचायती राज में होगी ही, डीएम की भूमिका नगरीय निकाय में होगी ही, डीएम की भूमिका लैंड ऑर्डर में होगी ही, डीएम की भूमिका पुलिस में होगी ही, क्योंकि सारे सब्जेक्ट राज्य सूची के हैं, राज्य सूची के विषय पर काम करने का अधिकार राज्य सरकार को है, इसलिए ऐसी स्थिति में डीएम की भूमिका को इग्नोर करके नहीं चला जा सकता। तो डीएम को इसलिए एक साथ हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो थोड़ा समझिएगा, इतना बात समझ में आ रहा है? इतनी बातें समझ में आ रहा है सभी लोगों को? ये सारी बातें समझ में आ रहा है सभी लोगों को? नहीं आ रहा? यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है? यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? आप समझो, अब ये समझो
कि हमारे यहां समझिएगा, ऐसा कहा जाता है हिंदुस्तान में, भारत में तीन कारकुन हैं, तीन कारकुन हैं जिनके बिना श्वास नहीं ले सकते। नहीं ले सकते। कौन कौन से हैं? डीएम, सीएम और पीएम। हिंदुस्तान में तीन कारकुन हैं, हिंदुस्तान में तीन कारकुन हैं जिनके बिना श्वास भी नहीं ले सकते। वो है डीएम, सीएम और पीएम। ऐसा क्यों कहा गया कि तीन ही तो पद ही है? डीएम, सीएम और पीएम के अलावा कोई चौथा पद हमारे यहां नहीं है। ऐसा इसलिए कहा गया कि संघ सूची में 97 विषय हैं, विषय। राज्य सूची में 62 विषय हैं। अब राज्य सूची में 62 सब्जेक्ट है, 62 विषय है, और इन 62 विषय का रीजनल ऑफिस आपके यहां डिस्ट्रिक्ट माना गया है। तो 62 विषय राज्य सूची में है, 97 विषय संघ सूची में। तो संघ सूची के 97 विषय पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार पीएम को है। संघ सूची के 97 सब्जेक्ट पर अल्टीमेट डिसीजन लेने का अधिकार प्राइम मिनिस्टर को है। राज्य सूची के 62 विषय पर निर्णय लेने का अधिकार सीएम को है। राज्य सूची के 62 विषय का रीजनल ऑफिस आपके डिस्ट्रिक्ट में होगा। तो 62 विषय का रीजनल ऑफिस जो डिस्ट्रिक्ट है राज्य सूची का, तो उस 62 विषय पर जिले में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार डीएम का है। 62 विषय का अधिकारी आपके जिले में है, क्योंकि राज्य सूची के अंतर्गत 62 विषय है। अब 62 विषय का रीजनल ऑफिस डिस्ट्रिक्ट है, तो 62 विषय पर काम करने के लिए आपके जिले में 62 अधिकारी है। उन अधिकारियों का अधिकारी डीएम है। राज्य सूची के 62 विषय लखनऊ में है। बहुत सारे मंत्री हैं, मंत्रिपरिषद में पोर्टफोलियो सिस्टम है, विभागों का वितरण किया गया बहुत सारे मंत्रियों को, लेकिन अल्टीमेट डिसीजन सीएम का होता है। इसी प्रकार संघ सूची के अंतर्गत 97 विषय है, 97 विषय पर बहुत सारे मंत्री काम कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेट डिसीजन पीएम का होता है। इसी प्रकार राज्य सूची के 62 विषय का रीजनल ऑफिस डिस्ट्रिक्ट में है, तो 62 अधिकारी हैं आपके जिले में। उन अधिकारियों का अधिकारी वो डीएम है। इसका मतलब 62 अधिकारियों का अधिकारी डीएम है, तो अल्टीमेट डिसीजन एसपी का नहीं होगा, अल्टीमेट डिसीजन डीएम का होगा। लॉ एंड ऑर्डर के संदर्भ में अल्टीमेट डिसीजन डीएम का होगा। पुलिस प्रशासन के संदर्भ में अल्टीमेट डिसीजन डीएम का होगा। पंचायत के संदर्भ में अल्टीमेट डिसीजन डीएम का होगा। हेल्थ के संदर्भ में अल्टीमेट डिसीजन डीएम का होगा। एग्रीकल्चर के संदर्भ में अल्टीमेट डिसीजन डीएम का होगा। एग्रीकल्चर ऑफिसर का नहीं होगा, पंचायती राज अधिकारी का नहीं होगा, कंफर्म। डिस्ट्रिक्ट चीफ मेडिकल ऑफिसर का नहीं होगा निर्णय, अंतिम निर्णय डीएम का होगा, क्योंकि जिले में अंतिम निर्णय देगा डीएम। इसलिए हम लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान के 3 कारकुन हैं जिनके बिना श्वास नहीं ले सकते हैं, वो है डीएम, सीएम और पीएम।
डीएम, सीएम और पीएम। संतान विषय पर अल्टीमेट डिसीजन लेने का अधिकार पीएम को है, तो 62 विषय का मुख्यालय में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार सीएम को है, तो 62 विषय का रीजनल ऑफिस डिस्ट्रिक्ट है और डिस्ट्रिक्ट का मुखिया डीएम है, तो अल्टीमेट डिसीजन लेने का अधिकार डीएम को है। इसलिए डीएम बराबर सीएम बराबर पीएम। क्या बोलोगे? डीएम बराबर सीएम बराबर पीएम। डीएम इक्विवेलेंट है सीएम के, डीएम इक्विवेलेंट है पीएम के। और यहां डीएम बराबर राज्यपाल, यहां डीएम इक्विवेलेंट राज्यपाल के। डीएम की तुलना राज्यपाल से करते हैं, डीएम की तुलना सीएम से करते हैं, डीएम की तुलना पीएम से करते हैं। हिंदुस्तान में ऐसा कोई पदाधिकारी नहीं है जिसकी तुलना पीएम से की गई हो। हिंदुस्तान के अंदर कोई ऐसा पदाधिकारी नहीं है जिसकी तुलना सीएम से की गई हो कि अगर डीएम आप बन गए तो अपने डिस्ट्रिक्ट का डीएम वही स्थान रखता है जो राज्य में सीएम रखता है और देश में पीएम रखता है। तो डीएम बराबर सीएम बराबर पीएम कंफर्म हो गया। और दूसरी बात, डीएम अपने जिले में वही भूमिका रखता है जो भूमिका राज्य में राज्यपाल की है। तो संघ और राज्य के बीच जो भूमिका राज्यपाल की है वही भूमिका राज्य और जिले के बीच डीएम की है। तो अगर राज्यपाल दोहरा ताज पहनता है तो डीएम भी जिले में 2 टोपी दोहरा ताज पहनता है। इसे डीएम बराबर राज्यपाल। डीएम की तुलना राज्यपाल से करते हैं, डीएम की तुलना सीएम से करते हैं, डीएम की तुलना पीएम से करते हैं। ऐसी कोई पोस्ट है हिंदुस्तान में? ऐसी कोई पोस्ट है हिंदुस्तान में जिसकी तुलना कर रहे हैं हम लोग? ऐसा हिंदुस्तान में कोई पद नहीं है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जिलाधिकारी डीएम का पद हिंदुस्तान में यूनिक है, अद्वितीय है, जिसकी तुलना नहीं कर सकते हैं, अतुलनीय पोस्ट है। इसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। आप एसपी बनेंगे, किसी विभाग का मुखिया बनेंगे। आप जिला रोजगार अधिकारी बनेंगे, किसी विभाग का मुखिया बनेंगे। आप जिला पंचायत अधिकारी बनेंगे, उस विभाग का मुखिया बनेंगे। आप चीफ मेडिकल ऑफिसर बनेंगे, उस विभाग का मुखिया बनेंगे। आप डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर बनेंगे, उस विभाग का मुखिया बनेंगे। लेकिन अगर आप डीएम बन गए तो उन मुखियों का मुखिया बन गए। उन मुखियों का मुखिया, 62 मुखियों का मुखिया। जिले में 62 मुखिया होते हैं, उन मुखियों का मुखिया कौन है? बोलो डीएम है। इसलिए डीएम की तुलना हम किसी से नहीं कर सकते हैं। एसपी एक विभाग का प्रमुख है, एसपी कभी इक्विवेलेंट नहीं हो सकता है डीएम के, क्योंकि डीएम विभाग का प्रमुख नहीं, डीएम जिले का प्रमुख है और जिले के अंतर्गत 62 डिपार्टमेंट है। उस 62 डिपार्टमेंट के मुखियों का मुखिया वो है डीएम। इसलिए डीएम की तुलना नहीं कर सकते आप। डीएम की तुलना करना होगा तो एसपी से क्यों करेंगे? डीएम की तुलना करना होगा तो राज्यपाल से करेंगे, डीएम से तुलना करना होगा तो सीएम से करेंगे, डीएम की तुलना करना होगा तो पीएम से करेंगे। डीएम की तुलना एसपी से क्यों करेंगे? इसलिए डीएम एसपी के समतुल्य नहीं है। डीएम तो तुलना करना होगा तो पीएम से कर रहे हैं हम लोग, डीएम की तुलना करना होगा तो हम सीएम से कर रहे हैं, डीएम की तुलना करना होगा तो हम राज्यपाल से करेंगे। डीएम की तुलना किसी अधिकारी से क्यों करेंगे? यह है जिले का डीएम। ऐसी पोस्ट है भारत में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम की, और इसकी तुलना किसी भी स्तर के अधिकारी से नहीं की जा सकती। कंफर्म हुआ? ये अतुलनीय पोस्ट है। कितना समझ में आया? जल्दी बोलो, समझ में आया बात मेरी? सभी लोगों को समझ में आ गया? ये व्यवस्था है हमारे देश में, ठीक है ना? इसलिए डीएम, हिंदुस्तान में ऐसे 3 कारकुन हैं, डीएम, सीएम और पीएम, जिनके बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, जिनके बिना आप श्वास नहीं ले सकते हैं। आपके जिले में किसी भी नेता को आना हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कुछ कोई भी हो, बिना डीएम की पूर्व अनुमति के आपके डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश नहीं कर सकता है। अगर राज्य में किसी को दौरा है, किसी को आना है, तो सीएम की पूर्व अनुमति चाहिए। तो देश के अंदर किसी विदेशी को आना होगा, चाहे किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष क्यों ना हो, बिना पीएम के अनुमति के अल्टीमेट डिसीजन पीएम का होगा। बिना पीएम के अनुमति के कोई भी नेता भारत में पग नहीं रख सकता है, कोई भी नहीं रख सकता है। इसका देश के अंदर आने का निर्णय अंतिम पीएम का, राज्य के अंदर आने का अंतिम निर्णय सीएम का,
तो आपके जिले के अंदर आना है तो बिना डीएम की पूर्व सहमत के आपके जिले में कोई नेता पग नहीं रख सकता है। अब अल्टीमेट डिसीजन आया बात समझ में। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान के 3 कारकुन हैं जिनके बिना श्वास नहीं ले सकते, वो है डीएम, सीएम और पीएम। ये व्यवस्था हमारे यहाँ की गई है, ठीक है ना। इसलिए जिला प्रशासन में डीएम का, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जो महत्वपूर्ण स्थान है एक पद के रूप में, वो महत्वपूर्ण स्थान हिंदुस्तान में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में ऐसी कोई पोस्ट नहीं है। हालांकि हम लोग कुछ हद तक डीएम की तुलना फ्रांस के डिपार्टमेंट के प्रमुख से, फ्रांस के डिपार्टमेंट होता है, फ्रांस में डिस्ट्रिक्ट को डिपार्टमेंट कहते हैं और डिस्ट्रिक्ट के डिपार्टमेंट के प्रमुख को प्रीफेक्ट कहते हैं। तो अगर भारत के डीएम की तुलना करना भी होता है तो फ्रांस के डिपार्टमेंट का प्रमुख प्रीफेक्ट से करते हैं, लेकिन प्रीफेक्ट जो है वो डिपार्टमेंट में राष्ट्रपति का रिप्रेजेंटेटिव है, क्योंकि फ्रांस में राज्य नहीं है और हमारा प्राइम मिनिस्टर, हमारा डीएम जिले में राज्य सरकार का भी रिप्रेजेंटेटिव है और एक आईएएस अधिकारी होने के कारण अखिल भारतीय सेवा का सदस्य होगा, उस पर अल्टीमेट कंट्रोल केंद्र का भी होगा। इसका मतलब जिले में केंद्र का भी रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम करता है। इसलिए डीएम की तुलना भारत के नहीं, विश्व के अंदर किसी भी देश के पदाधिकारी से डीएम की तुलना नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब डीएम का पोस्ट अपने आप में यूनिक है, अद्वितीय है, इसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। कभी मन में आता तुलना करने का तो हम लोग फ्रांस के डिपार्टमेंट के प्रमुख प्रीफेक्ट से करते हैं, लेकिन चूंकि फ्रांस में राज्य नहीं है तो फ्रांस का प्रीफेक्ट राष्ट्रपति पेरिस का रिप्रेजेंटेटिव है। फ्रांस का डिपार्टमेंट का प्रमुख जो प्रीफेक्ट है वो राज्य का रिप्रेजेंटेटिव, जबकि हमारे देश का डीएम जिले में दोहरा रिप्रेजेंटेटिव है, एक राज्य का भी रिप्रेजेंटेटिव है, एक ऑल इंडिया सर्विस का सदस्य होने के कारण, अखिल भारतीय सेवा का सदस्य होने के कारण उस पर अल्टीमेट कंट्रोल केंद्र का है, तो वो केंद्र सरकार का भी जिले में रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम करता है। ऐसी यूनिक पोस्ट हमारे यहां दिखाई देती है और ऐसा यूनिक पोस्ट ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं नहीं है। आया बात समझ में? इस रूप में आप लोगों को देखना है, ठीक है ना। ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, जल्दी बोलो, सबको समझ में आ गया? तो ये है। चलो तो अब हेडिंग डाला जाए, हेडिंग डालिएगा। इतनी बातें सब कुछ समझ में आ गया, बढ़िया से समझ में आ गया होगा कि डीएम बराबर सीएम बराबर पीएम। अब सब चीजों को ध्यान रखिएगा। आप लोग क्यों पहली बारी तक, कई बार आप लोगों से पूछता है कि आप पहली वरीयता, आपने पहली वरीयता जो पहली प्राथमिकता आईएएस क्यों रखते हैं? तो पहली प्राथमिकता आईएएस इसीलिए रखते हैं कि समाज सेवा सभी करता है, समाज सेवा सभी अधिकारी करते हैं। ऐसा कोई अधिकारी नहीं है जो समाज सेवा न करता, लेकिन समाज सेवा करने का व्यापक अवसर आईएएस अधिकारी को है। समाज सेवा तो सभी करते हैं, समाज सेवा तो सभी लोग करते हैं। एक नर्स भी समाज सेवा करती है, मैं एक टीचर हूं, मैं क्या समाज सेवा नहीं करता? मैं भी समाज सेवा तो सभी लोग करते हैं। जन सेवा लोक प्रशासन का सार तत्व है, लेकिन समाज सेवा करने का जितना व्यापक अवसर, जितना अपॉर्चुनिटी, जितना डाइवर्सिटी एक आईएएस अधिकारी में है, उतनी विविधता, उतना समाज सेवा करने का व्यापक अवसर किसी अन्य अधिकारी को नहीं है, किसी अन्य अधिकारी को नहीं। इसलिए हम पहली वरीयता आईएएस रखते हैं।
पहली वरीयता हमने आईएएस हासिल रखा। दूसरी बात, यदि आप आईएएस बनते हैं, आईएएस आपको मिलता है, तो संघ सूची में 97 सब्जेक्ट, राज्य सूची के अंतर्गत 62 विषय और समवर्ती सूची के अंतर्गत 52 विषय। अब इसमें करीब करीब चार डिपार्टमेंट को छोड़ दो, चार विभाग को छोड़ दिया जाए, तो इसका मतलब है कि 2 4 और मान लीजिए यहां 3 बोल दें, 93 विषय पर तो आईएएस काम करेगा, 4 विषय पर उनके अधिकारी काम करते हैं, तो 2 4 3 7 5 6 5 11 9 20 207। अगर आप आईएएस अधिकारी बनते हैं तो 207 सब्जेक्ट पर काम करने का अवसर मिलेगा, 207 सब्जेक्ट्स। और अगर आप इंडियन रेवेन्यू सर्विस में जाते हैं तो बहुत हुआ तो अपने डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी बन सकते हैं। भारतीय विदेश सेवा में जाएंगे तो विदेश सचिव बन जाएंगे। इंडियन रेलवे एंड ट्रैफिक सर्विस में जाएंगे तो रेलवे बोर्ड का चेयरमैन बन जाएंगे। भारतीय पुलिस सेवा में जाएंगे तो बहुत होगा तो अपने डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी तो नहीं बन सकते, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी या आईबी रा और सीबीआई का डायरेक्टर, इससे ज्यादा क्या बन सकते हैं। भारतीय वन सेवा में जाएंगे तो चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, उससे ज्यादा अपने डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी तो नहीं बन सकते। तो इतने सब्जेक्ट पर काम करने का अवसर है एक आईएएस अधिकारी को। बाकी आईपीएस बनेंगे, अगर आपको आईपीएस रैंक मिलता है तो आपके नाम के साथ इंडियन पुलिस सर्विस, पुलिस प्रशासन एक राज्य सूची का विषय है। पुलिस प्रशासन का मुख्य कार्य लैंड ऑर्डर है और लैंड ऑर्डर एक राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची के विषय पर काम करने का अधिकार राज्य सरकार को है। तो बहुत होगा तो आप डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बन जाएंगे, डीजीपी बन जाएंगे, या टेन्योर सिस्टम के तहत आप जाते भी हैं एक आईपीएस अधिकारी के रूप में संघ में, तो आप रा का प्रमुख बन सकते हैं, आईबी का प्रमुख बन सकते हैं, सीबीआई का डायरेक्टर बन सकते हैं, हो गया। इससे ज्यादा, या केंद्रीय अर्धसैनिक बल का महानिदेशक बन सकते हैं। इससे ज्यादा क्या बने, इससे ज्यादा कुछ बन भी नहीं सकते। इतने ही अवसर है आपके पास। इसलिए हर छात्र, हर अभ्यर्थी जानता है कि नहीं जानता, मैं नहीं जानता, तो इसके बारे में तर्क जानता था कि नहीं जानता था, आप लोग पता नहीं जानते थे कि नहीं जानते थे, लेकिन ये आप सभी लोगों ने सुना कि पहली वरीयता पोस्ट प्रेफरेंस में पहला प्रेफरेंस आईएएस ही रखता है। तो पहली वरीयता आईएएस क्यों रखा है ये। और एक आईएएस अधिकारी बनेगा क्या, डीएम बनेगा। डीएम कौन है, डीएम जिले का मुखिया है, राज्य सरकार का रिप्रेजेंटेटिव है। राज्य सूची के अंतर्गत 62 विषय है, तो 62 विषय होंगे तो 62 मुखिया होंगे, तो उन मुखियों का मुखिया डीएम है। जिले के अंदर 62 विषय है और जिले का मुखिया डीएम है, तो मुखियों का मुखिया डीएम है। और डीएम जिले में रिप्रेजेंटेटिव है राज्य सरकार का। राज्य सूची के अंतर्गत 62 विषय है, तो 62 विषय पर राज्य आपके जिले में निर्णय लेने का अधिकार डीएम रखता है। आपके डिस्ट्रिक्ट के 62 विषय पर अधिकारी है, लेकिन उन अधिकारियों का डिसीजन अल्टीमेट नहीं होगा, अंतिम निर्णय डीएम का होगा, क्योंकि डीएम जिले में मुखिया भी है, जिले का मुखिया भी है, और डीएम जिले में राज्य सरकार का रिप्रेजेंटेटिव भी है। इसका मतलब डीएम कभी एसपी नहीं, डीएम बराबर एसपी बराबर डीएम कभी नहीं हो सकता है। डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर बराबर डीएम कभी नहीं हो सकता है, ध्यान रखिएगा, कभी नहीं हो सकता है। इसलिए ये कभी भ्रम में न रहे। मुखियों का मुखिया, कप्तानों का कप्तान, 62 कप्तान हैं, उन कप्तानों का कप्तान। मंत्रिपरिषद में जो राजनाथ सिंह अपने डिपार्टमेंट के मुखिया हैं, नितिन गडकरी अपने डिपार्टमेंट के मुखिया हैं, अमित शाह अपने डिपार्टमेंट के मुखिया हैं, स्मृति ईरानी अपने डिपार्टमेंट के मुखिया हैं। तो मुखियों का मुखिया
पीएम है। इसी प्रकार राज्य में पोर्टफोलियो सिस्टम है, बहुत सारे मंत्री हैं, अपने अपने डिपार्टमेंट के मुखिया हैं, उन मुखियों का मुखिया सीएम है। इसी प्रकार जिले के अंतर्गत बहुत सारे मुखिया हैं प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, उन मुखियों का मुखिया डीएम है। इसे अल्टीमेट डिसीजन डिस्ट्रिक्ट में डीएम का, राज्य में सीएम का और संघ में पीएम का होगा। यह काम करता है, यह दूसरा नहीं कर सकता है। आया बात समझ में? इसलिए कभी भी इसकी तुलना नहीं करना है। तो हम लोग सबसे पहले वरीयता क्यों रखते हैं आईएएस, इसके पीछे बहुत सारे कारण यहां दिया गया है, ठीक है ना। अगर इन सारी चीजों को आप लोग ध्यान में रखें, जबरदस्त तरीके से आपका आंसर होगा, ठीक है ना। टॉपिक तो हमारा कंप्लीट होगा ही, आंसर भी आपका बढ़िया तरीके से आएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए एक मैंने किताब बताया था, ये मनोज बार बार तुम पूछ भी रहे थे, राजहंस पब्लिकेशन से आती है। वो आलोक रंजन साहब की किताब है, जो आलोक रंजन साहब उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी के पद से रिटायर हुए हैं, उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी थे। तो उनके किताब का टाइटल है जिलाधिकारी के समक्ष चुनौतियां। उनकी किताब का टाइटल है जिलाधिकारी के समक्ष चुनौतियां, आलोक रंजन। तो पहले वो एक मैगजीन के रूप में चलती थी जिसका नाम कलेक्टर टुडे था, अब वो मैगजीन में कन्वर्ट हो चुका है, किताब के रूप में कन्वर्ट कर दिए हैं। तो जिलाधिकारी के समक्ष चुनौतियां, आलोक रंजन कर किताब है। अगर इस किताब को आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत जबरदस्त आपको फायदा मिलेगा, ठीक है ना। विशेष करके इंटरव्यू में और इस सारी सोच को विकसित करने के लिए आप लोगों को उसका जबरदस्त फायदा मिलेगा। अगर आप लोग उसका अध्ययन करते हैं तो जबरदस्त रहेगा। तो ऐसा आप लोग थोड़ा सा अगर कहीं से मिल तो जाएगी, ऑनलाइन तो मिल ही जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ की दुकानों में इस समय नहीं है, मैं देखा हूँ, ठीक है ना। अगर कहीं से मिल जाए तो उसको अरेंज कर ले तो बहुत फायदेमंद आपके लिए रहेगा, ठीक है ना। तो ये कंफर्म हो गया कि जिला शब्द का उपयोग हमारे भारतीय संविधान में प्रत्यक्ष रूप में कहीं नहीं किया गया है। डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति के संदर्भ में पहली बार आर्टिकल 233 में जिला शब्द का उपयोग किया गया। उसके बाद 243 में 2 जगह जिला शब्द का उपयोग किया गया, एक डिस्ट्रिक्ट जिला परिषद के रूप में जिला, और दूसरा डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जिला नियोजन समिति के रूप में जिला शब्द का उपयोग किया गया। लेकिन जो जिला शब्द आपको मिला है, वो मुझे जिला शब्द मिला है ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी व्यापार करने जाते थे, उनके व्यापार का जो एक भौगोलिक इकाई हुआ करता था, जाग्राफिकल यूनिट या जाग्राफिकल एरिया बोलो, उसी भौगोलिक इकाई को उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कहना शुरू कर दिया। तब से हमारे यहाँ जिला शब्द आ गया। इसका मतलब जिला शब्द जो मुझे मिला है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की देन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जिला शब्द मिला है। और जिले में होता क्या है, केंद्र पॉलिसी बनाएगा तो इंप्लीमेंट जिले में होता है, राज्य पॉलिसी बनाएगा तो इंप्लीमेंट जिले में होता है। इसका मतलब संघ एवं राज्य सरकार के द्वारा जिन नीतियों का निर्धारण किया जाता है उसका सफल क्रियान्वयन जिले में होता है। इसका मतलब जिला किसकी इकाई है, तो जिला क्रियान्वयन की इकाई है। तो जिला वही यूनिट है जहां से नीतियों के निर्धारण का कार्य समाप्त होकर नीतियों के क्रियान्वयन के कार्य को संपन्न किया जाता है। दूसरी बात, किसी भी नीति की सफलता के लिए जितना महत्वपूर्ण निर्धारण है उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण उसका सफल क्रियान्वयन है। और क्रियान्वयन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, जिला। इसका मतलब एक सक्षम एवं कुशल प्रशासन जहां राज्य सरकार को सफलता दिला सकता है, वहीं अकुशल एवं भ्रष्ट प्रशासन राज्य सरकार को असफलता भी दिला सकता है। इसलिए जिले के 2 महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है, एक डीएम और दूसरा एसपी। इसलिए देखे होंगे कि जैसे राज्य सरकारें बदलेगी, अभी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, अगर सरकारें बदल गई देखना डीएम और एसपी का ट्रांसफर होगा, क्योंकि डीएम और एसपी दोनों राज्य सरकार का सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति होता है। क्योंकि जिले के 2 आधार स्तंभ है, डीएम और एसपी, और यही दोनों आधार स्तंभ राज्य को सफल दिलाता है। तो जिला सफल तो राज्य सफल, जिला असफल तो राज्य असफल। इसका मतलब जिले की सफलता ही राज्य की सफलता है और जिले की असफलता ही राज्य की असफलता है। इसका मतलब सक्षम एवं कुशल प्रशासन राज्य को सफलता दिला सकता है, तो अकुशल एवं भ्रष्ट प्रशासन राज्य को असफलता भी दिला सकता है। इसलिए कोई राज्य सफल नहीं होता, कोई राज्य असफल नहीं होता। जिला सफल तो राज्य सफल, जिला असफल तो राज्य असफल। इसलिए जैसे सरकारें बदलती हैं, सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति को डीएम और एसपी बनाया जाता है। इसे देखिएगा, सरकारें बदलने से सबसे ज्यादा ट्रांसफर
डीएम और एसपी के पद पर दिखाई देगा आपको, क्योंकि सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति मेरा होना चाहिए। क्योंकि कोई भी राज्य सफल नहीं होता, ना कोई राज्य कभी असफल होता है। जिला सफल तो राज्य सफल, जिला असफल तो राज्य सफल। इसका मतलब जिले की सफलता ही राज्य की सफलता है और जिले की असफलता ही राज्य की असफलता माना जाता है। इस बात को ध्यान में रखना है। इसका मतलब इतना महत्वपूर्ण स्थान जिला प्रशासन रखता है, इसलिए इसकी महत्ता को पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो जिला प्रशासन का महत्व अपना है पूरी मशीनरी में, ठीक है ना। इसलिए आप लोग भी इस चीज को देखिएगा, सब समझना है, ठीक है ना। तो कल से हम लोग इसके महत्व को लेकर के शुरू करेंगे। आज की क्लास में कहीं कोई समस्या तो नहीं है आप लोगों को? जितनी बातें आज मैंने प्रैक्टिकल चीजें बताया है, आपका शायद कॉन्फिडेंस बढ़ गया होगा, आपके लिए बहुत जबरदस्त मोटिवेटिव फैक्टर है। इसलिए आप लोग आईएएस बनने का प्रयास करो, अन्य चीजों के लिए नहीं। अन्य चीजों को लेकर क्या करोगे? इसके लिए प्रयास करो, निरंतर प्रयास करो, जबरदस्त तरीके से तैयारी करो। क्योंकि अगर ये बन गया तो दुनिया में कोई इसकी तुलना दुनिया में नहीं कर सकते। भारत की तो बात छोड़ दो कि डीएम की तुलना करना होगा तो प्रशासनिक पोस्ट तो नहीं कर सकते। डीएम बराबर सीएम बराबर पीएम, डीएम की तुलना पीएम से कर। डीएम बराबर राज्यपाल, डीएम की तुलना करना होगा तो राज्यपाल से करेंगे। डीएम की तुलना एसपी से क्यों करेंगे? डीएम की तुलना डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर से क्यों करेंगे? इसकी तुलना इससे क्यों करेंगे? पूरे विश्व में अतुलनीय पोस्ट है, यूनिक पोस्ट, ऐसी कोई पोस्ट ही नहीं आती, इसलिए इसकी तुलना नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा, अतुलनीय पोस्ट है, अद्वितीय पोस्ट है, यूनिक है, ठीक है ना। तो इसलिए इस चीज को आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो हम लोग कल फिर मिलते हैं जिला प्रशासन के महत्व। सर क्लास का टाइमिंग आपका 11:30 ही है और 11:30 से लेकर करीब 1 बजे तक होगा, ठीक है ना। आज चूंकि मुझे इंट्रोडक्शन इसका देना था तो मैंने आप लोगों को पूरी भूमिका बता चुका हूं, बाकी क्लास कल से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आज एक बार देख लीजिएगा सब चीजों को, ठीक है ना, ताकि कल से हम लोग समझने में कहीं कोई दिक्कत ना आए। धन्यवाद।